जय हिंद दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल माइंड लॉजिक क्लासेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 4 को कवर करने वाले हैं, जिसमें रीजनिंग के 10 अलग अलग क्वेश्चनों को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया जाएगा। अगर आप रीजनिंग अभी तक कभी भी नहीं पढ़े हैं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको रीजनिंग शॉर्ट तरीके के साथ सॉल्व करना बताऊंगी। ये सारे प्रश्न आने वाले हर एक एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, अब हम प्रश्न नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन प्रश्न नंबर 1 की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों, ये सारे प्रश्न को आप एक बार खुद से सॉल्व करने का कोशिश ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपका प्रैक्टिस नेक्स्ट लेवल तक जाएगा और आप किसी भी एग्जाम में रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, यदि PEN बराबर 35, HEN बराबर 27 हो तो MEN का मान क्या होगा। दोस्तों, ये जो हमारा क्वेश्चन है यह अल्फ़ाबेट से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन को कह रहा है कि मतलब PEN बराबर 35 कैसे लिखा गया है, HEN बराबर 27 कैसे लिखा गया है। ऐसे ही अगर आप MEN बराबर लिखेंगे उसी पैटर्न को फॉलो करके तो एक अंक आएगा, वही अंक इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि अल्फ़ाबेट का कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए हम दो ही बात को ध्यान रखते हैं, या अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू या अल्फ़ाबेट का अपोजिट। तो ये जो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे 35 है, 35 से एक अंक है, यानी इसमें अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू का प्रयोग किया होगा। तो चलिए अब हम अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जो P का प्लेस वैल्यू होता है वह होता है 16, E का जो प्लेस वैल्यू होता है वह होता है 5 और जो N का प्लेस वैल्यू होता है वह होता है 14। अगर आप 16, 5 और 14 को जोड़िएगा तो आपका कितना आएगा, 35। तो इसीलिए पेन बराबर कितना लिखा है, 35। अब हेन को देखते हैं। तो जो एच का प्लेस वैल्यू होता है वह होता है 8, ई का प्लेस वैल्यू होता है 5 और एन का प्लेस वैल्यू होता है 14। अगर आप 8, 5 और 14 को जोड़िएगा तो आपका आएगा कितना, 27। इसी तरह यहाँ पे हेन बराबर क्या लिखा है, 27। अगर इसी पैटर्न को आप फॉलो करके मेन बराबर लिखेंगे तो आपका एक नंबर मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग करते हैं। तो जो एम का प्लेस वैल्यू होता है वह होता है 13 और जो ई का प्लेस वैल्यू होता है वह होता है 5 और जो एन का प्लेस वैल्यू होता है वह होता है 14। अगर आप 13, 5 और 14 को जोड़िएगा तो आपका आएगा 32। जो 32 हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, यानी मेन बराबर हमारा कितना आएगा, 32। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पे गलत हो गया है। यहाँ पे क्या होगा, नीचे दिए गए आकृति में त्रिभुज की संख्या बताइए। दोस्तों मतलब ये कह रहा है, ये जो आकृति है इस आकृति में हमको बताना है कि त्रिभुज का संख्या कितना होगा। अगर आप इसको 2 पार्ट में कर देते हैं, यहाँ से देखिए पहले इस पार्ट में हम त्रिभुज का संख्या गिनेंगे और उसके बाद इस पार्ट में त्रिभुज का संख्या गिनेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा निकल जाएगा कि पूरा आकृति में कितना त्रिभुज होंगे। देखिए अगर आप इस पार्ट में देखिएगा तो इस पहले बॉक्स को गिनिए कि आपका कितना बॉक्स है। तो ये 1, ये 2 बॉक्स, ये 3 बॉक्स, ये 4 बॉक्स। और देखिए दोस्तों, त्रिभुज का संख्या ज्ञात करने के लिए ये जो 4 बॉक्स है ये चारों बॉक्स को आपको जोड़ना होगा। तो और 4, 3 आप जोड़िएगा तो 7 और 7, 2 जोड़िएगा तो 9 और 9, 1 जोड़िएगा तो आपका 10 होगा। यानी इस वाले बॉक्स में कुल त्रिभुज की संख्या कितना है, 10। और आप देख रहे हैं कि इसी बॉक्स के सेम बॉक्स यहाँ पे है, तो इसमें भी त्रिभुज का संख्या कितना होगा, 10। अगर आप 10, 10 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 20। जो 20 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यानी इस आकृति में हमारा त्रिभुज की संख्या कितना है, 20। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। यानी जिस प्रकार 13 का संबंध 20 से है, उसी प्रकार 17 का संबंध किस अंक से होगा, जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास भरे जाएंगे। दोस्तों जो ये हमारा क्वेश्चन है ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। अब चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
आपको इस क्वेश्चन में ये देखना है कि 13 से क्या किया है जो कितना आया है 20। उसी प्रकार उसी पैटर्न को आपको फॉलो करके 17 से उसी पैटर्न को फॉलो कीजिएगा तो आपका एक अंक आएगा जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास भरे जाएंगे। दोस्तों अगर आप 13 का पहाड़ा 2 बार पढ़िएगा तो आपका कितना आएगा 26, और 26 में से माइनस आप 6 कर दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 20। और इसी प्रकार अगर आप 17 का पहाड़ा 2 बार पढ़िएगा तो आपका आएगा 34, और 34 में से अगर आप 6 माइनस कर दीजिएगा तो आपका आएगा 28। 28 हमारा ऑप्शन डी में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर है, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास हम लोग क्या भरेंगे 28। चलिए दोस्तों अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। यानी पहला दिया है सामाजिक विज्ञान कमा इतिहास और भूगोल। दोस्तों ये जो क्वेश्चन कह रहा है ये वेन डायग्राम से क्वेश्चन है और कह रहा है कि इन जो ये दिया गया है सामाजिक विज्ञान इतिहास और भूगोल इनमें संबंध बताना है। दोस्तों वेन डायग्राम का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको सबसे पहले संबंध स्थापित करना होगा। अगर आपको संबंध भी स्थापित नहीं करने आता है तो पहला एक ही काम कीजिए। देखिए पहले यहाँ पे दिया है सामाजिक विज्ञान, तो आप सामाजिक विज्ञान के लिए पहले एक वेन डायग्राम बना लीजिए। ये हमारा हो गया सामाजिक विज्ञान। ओके, सामाजिक विज्ञान के बाद हमारा क्या कह रहा है इतिहास। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि सामाजिक विज्ञान में ही इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र आता है। तो यानी सामाजिक विज्ञान में क्या आ जाएगा इतिहास भी आ जाएगा, भूगोल। तो ये जो दोनों है यह एक सब्जेक्ट है जो किसका पार्ट है सामाजिक विज्ञान का। तो ये जो सामाजिक विज्ञान है इसी के अंदर आ जाएगा आपका क्या इतिहास और भूगोल। जो ये जो वेन डायग्राम है यह वेन डायग्राम एक के जैसा हम लोग का लग रहा है, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का है वह विकल्प चुने जो बाकी से अलग है। दोस्तों ये 4 विकल्प दिया है और ये जो 4 विकल्प में 4 जो संख्या है यह संख्या में से 3 संख्या सेम पैटर्न का होगा, लेकिन जो एक संख्या होगा वह अलग पैटर्न का होगा। वह संख्या भाज्य भी संख्या हो सकता है, अभाज्य भी हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है। तो आप पहले इस बात को ध्यान रखिएगा कि वह संख्या क्या क्या हो सकता है। ठीक, अगर आप ऑप्शन ए को ध्यान से देखें तो ऑप्शन ए में 17 है। 17 क्या हो सकता है 17 एक अभाज्य संख्या है। ऐसे ही अगर ऑप्शन बी को देखिए तो आपको दिख रहा है कि 13 है। 13 भी एक अभाज्य संख्या है। ऐसे ही अगर आप ऑप्शन सी को देखिएगा ऑप्शन सी में 19 है। 19 भी एक अभाज्य संख्या है। लेकिन अगर आप ऑप्शन डी को देखिएगा तो 21 है। 21 एक भाज्य संख्या है। यानी इस चारों ऑप्शन में सबसे अलग निरूपित कौन कर रहा है ऑप्शन डी। इसीलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा एक लड़की का परिचय देते हुए राजू कहता है वह मेरे दादा के बेटे की बेटी की बेटी है। राजू लड़की राजू से कैसे संबंधित है। दोस्तों ये हमारा जो क्वेश्चन है यह ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है। अब चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले कह रहा है एक लड़की का परिचय देते हुए राजू कहता है। बात कौन कर रहा है राजू। राजू को हम लोग प्लस से सूचित करते हैं। राजू एक लड़की को यो संबोधित करते हुए कहता है वह जो लड़की है ना वह दादा मतलब मेरे जो दादा हैं इसके जो दादा हैं इसके ऊपर आएंगे। ठीक, इसके ऊपर मतलब देखिए ये राजू से जो बड़े रिलेशन वाले हैं उनको हम लोग ऊपर लिखेंगे और जो राजू के बाद वाला रिलेशन वाले हैं उनको हम लोग कहाँ लिखेंगे नीचे। तब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने में आसानी से कर पाएंगे। ठीक, पहले कह रहे हैं दादा, हम दादा को जी से सूचित करते हैं क्योंकि हम लोग इंग्लिश में ग्रैंड फादर कहते हैं। ठीक, ये हो गया दादा। कह रहे हैं दादा के बेटे, ये इसके दादा हैं और दादा के बेटे, तो बेटे कहाँ आएंगे नीचे, यानी इसके कौन ऑलरेडी इसके फादर हैं। दादा के बेटे की बेटी, अब इसके भी कौन बेटी जिसे नीचे हम लोग एफ से सूचित करते हैं। ठीक, और बेटी की फिर कौन है बेटी है। तो आप पूछ रहा है इसका संबंध पूछ रहा है इससे, यानी लड़की राजू से कैसे संबंधित होगी। ये लड़की राजू से कैसे संबंधित होगी। दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन में जो राजू है राजू के दादा हैं, दादा के बेटे यानी राजू के ऑलरेडी कौन लगेंगे पापा, और पापा की बेटी यानी बेटी
यानी राजू की बहन और बहन की बेटी, जो बहन की बेटी होती है उसे हम लोग भतीजी कहते हैं। यानी इसका राजू से संबंध, लड़की का संबंध राजू से कैसा होगा, यानी भतीजी का संबंध होगा। यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि AT बराबर 20 BAT बराबर 40 हो तो उसी सांकेतिक भाषा में CAT को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों ये जो हमारा क्वेश्चन है ये भी हमारा किससे संबंधित है, अल्फाबेट से संबंधित है और कह रहा है इसमें सांकेतिक भाषा के रूप में लिखना है। जैसे 8 बराबर कितना लिखा है, 20 लिखा है। अगर आप A का प्लेस वैल्यू देखें तो 1 होता है और T का प्लेस वैल्यू देखें तो 20 होता है। अगर आप 20 में 1 से गुना कीजिएगा तो 20 ही आएगा। ऐसे ही AT बराबर कितना लिखा है, 20। अब चलिए हम BAT बराबर देखें। B का जो प्लेस वैल्यू होता है वह होता है 2, A का प्लेस वैल्यू 1 होता है और T का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 20। यानी 20 में अगर आप 2 से गुना कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, 40। अगर इसी सांकेतिक भाषा में अगर आप कैट को देखिएगा तो C का प्लेस वैल्यू होता है 3, A का प्लेस वैल्यू होता है 1 और T का प्लेस वैल्यू होता है 20। यानी 20 में अगर आप 3 से गुना कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, 60 और 60 में 1 से भी गुना कीजिएगा तो आपका 60 ही आएगा। यानी इस सांकेतिक भाषा में हम लोग कैट को क्या लिखेंगे, 60 लिखेंगे। 60 जो ऑप्शन नंबर C में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा लुप्त संख्या ज्ञात करें। यानी 14, 12, 7 और 3 से ऐसा क्या किया गया है, यानी जोड़ा गया है, घटाया गया या कुछ भी किया गया है जिससे कितना है, 36। और इसी पैटर्न को अगर हम फॉलो करके इस आकृति में फॉलो करते हैं तो हमारा एक क्या आएगा, अंक प्राप्त होगा जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास भरे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इसमें कौन सा पैटर्न को फॉलो किया गया है। दोस्तों अगर आप 14 प्लस कर देंगे और 12 प्लस कर देंगे, फिर 7 प्लस कर देंगे और 3 प्लस कर देंगे तो आपका कितना आएगा। तो अगर आप 14, 12 और 3 और 7 को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 36। अगर इसी प्रकार देखिए इसमें जोड़ के 36 लाया है, लेकिन देखिए दोस्तों इसमें बीच वाला तो अंक दिया है लेकिन यहाँ वाला अंक नहीं दिया है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, पहले इन तीनों को जोड़ देंगे और जोड़ के इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो यहाँ का अंक हम लोग का प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए अब हम जोड़ते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। 9 प्लस 11 प्लस 16, अगर 9, 11 और 16 को आप जोड़िएगा तो आपका आएगा 36 और 36 में से -54। देखिए दोस्तों 36 में से -54 हम लोग नहीं करेंगे, 54 में से -36 करेंगे, क्योंकि हमें ये जो बड़ा अंक है इससे हमको ये अंक प्राप्त करना है, इसीलिए हम 54 में से -36 करेंगे। अगर आप 54 में से -36 कीजिएगा तो आपका आएगा 16 जो हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास हम लोग क्या भरेंगे, 16। चलिए दोस्तों, अब हम इस प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन यानी 10 के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है असंगत शब्द को पहचाने। दोस्तों यहाँ पे असंगत नहीं होगा, संगत शब्द को पहचाने होगा। जैसे गाजर का संबंध जड़ से है, इसी प्रकार सेव का संबंध किस शब्द से होगा, जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास भरे जाएंगे। इस क्वेश्चन का कहना यही है। दोस्तों आप सभी को पता है जो गाजर होता है, गाजर एक प्रकार का फल है लेकिन वह जड़ का मतलब जड़ में होता है। गाजर का संबंध इसी प्रकार किससे बताया है, जड़ से। और जो सेव होता है यह एक प्रकार का फल होता है, तो ये सेव का संबंध किससे होगा, फल से। फल जो ऑप्शन नंबर बी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास हम लोग क्या भरेंगे, फल। दोस्तों अगर आप इस प्रैक्टिस सेट के 10 क्वेश्चन में से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार कमेंट में जरूर बताएं, हम उस क्वेश्चन को फिर से आपको समझाने का कोशिश जरूर करूंगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहे। बाय बाय।